सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं पूनम मनु जी द्वारा रचित कहानी चंद्रकला। बहन, किसी को बताइयो ना, देख तुझे कसम है मेरी। चंद्रकला रोशनी का हाथ थामे बार बार अपनी बात दोहराए जा रही थी। ना ना, तू चिंता मत कर, मुझ पर थोड़ा एतबार तो कर। तूने क्या पहले ना बताई मुझे कई बातें? मैंने क्या आज तक किसी को भी बताई या कोई भी तेरी बात बाहर आई? बता। उसके कांपते हाथों को अपने हाथों में लेकर उन्हें थपथपाकर तसल्ली देती हुई रोशनी बोली थी। पर बता तो सही, बात क्या हुई? रोशनी बात सुनने को अधीर हो उठी। उसके इस आग्रह पर कि घर चल, तुझे कुछ बताना है, रोशनी सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके घर दौड़ी चली आई थी। चंद्रकला की सांसों की चढ़ती उतरती धौंकनी को संयत करने की कोशिश में लगातार उसकी पीठ को सहलाकर उसका साथ देती रोशनी उसकी आंखों की पलकों में चटक चटक रंगों के उतरते सपनों को काफी देर तक महसूसती रही। भरी दोपहरी में मिट्टी से बने एक बड़े से कमरे के भीतर दोनों में होती खुसर फुसर किसी और को सुनाई ना दे, इसलिए कमरे के कपाट भी बंद कर लिए थे दोनों ने। कमरे में घुप अंधेरा होने पर भी दोनों की आंखें अंधेरे में सब देखने के अभ्यस्त होने के कारण एक दूसरे को अच्छे से देख सुन पा रही थी। डरे होने के बावजूद अपने होठों पर हर क्षण के अंतराल पर तैराती मुस्कान संभाली न जा रही थी चंद्रकला से। बात 1 माह पहले की थी, पर बता अब रही थी। हिम्मत कर कह ही गई। बहन, क्या बताऊं, वे 2 थे। एक ने मुझे मक्का के खेत में खींच लिया। पहले तो मैं बुरी तरह से डर गई। आवेश में आकर चीखती उससे पहले ही उसने मुझे अपने सीने में भींच लिया। जाने क्या था उसमें कि उसकी देह गंध जैसे ही मेरी नाक से टकराई, मैं होश खो बैठी। उसके सीने में भींची भींची मैं मोम सी पिघलने लगी। क्षण भर वह रुकी, घूंट सा भरा उसने, मानो गुलाबों के शरबत से गला तर किया हो। उसने अपने होंठ मेरे होंठों पर रखे तो मेरा रोम रोम सुलग उठा। उसकी हथेलियों की निर्ममता मुझे बुरी नहीं लगी। रोशनी, उसने सटाक से मेरा सूट मेरे बदन से अलग कर दिया। उफ, मत पूछ, मुझसे मत पूछ। कितना अनोखा था सब मेरे लिए, कितना अनोखा। मैंने अपने आप को आराम से उसके हवाले कर दिया था। दूसरा खेत के बाहर खड़ा रखवाली करता रहा। जब पहले का जी भर गया तो दूसरा आ गया। उसने अभी शुरुआत भी नहीं की थी कि रहमान काका जो दूधिया हैं, उन्होंने जोर से आवाज लगाई, कौन है, कौन है वहां? तो वह जो दूसरा था ना, चुपचाप भाग निकला। जब तक काका मुझ तक पहुंचते मैं कपड़े पहनकर दूसरी जगह पर पहुंच चुकी थी। हे राम, चुप कर बेशर्म, चुप कर। रोशनी का चेहरा उसकी बात सुनकर क्रोध और लज्जा से तमतमाने लगा। तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बकवास करते? कह दे झूठ है सब। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़की अपने साथ हुए इस तरह के अमानवीय व्यवहार को बड़ी खुशी और प्रसन्नता के साथ बयान कर रही थी। ना बहन, मैंने बुलाया भी नहीं था उन्हें, ना ही कुछ खास विरोध किया। तुझे पता है मैं झूठ तो कम ही बोलती हूँ, लापरवाही से चंद्रकला ने जवाब दिया था। तुझे पता भी है तेरे साथ क्या हुआ है? क्या कहे जा रही है तू? बेवकूफ, तेरी इज्जत लूटी है उन्होंने। और तू इतनी मूर्ख तो नहीं है तू जो ये न जानती हो कि जिस लड़की की इज्जत लुट जाती है उसे समाज कभी स्वीकार नहीं करता। किसी को पता चलेगा तो कहीं भी मुंह दिखाने लायक ना रहेगी तू। रोशनी उसके ऐसे बोल और लापरवाही भरे अंदाज पर क्षुब्ध होकर बरस पड़ी। राम राम कह, कानों को हाथ लगाती हुई रोशनी के हाथों को अपने हाथों में भी चंद्रकला बोली थी, तू सही कहती है, तेरा गुस्सा होना भी ठीक है, पर मेरी तो तू एक ही सहेली है। तुझे अपने दुख सुख ना बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? इतनी घिन ना कर मुझसे। मेरी हालत क्या है तुझे पता है ना। मुझे डांट पर नाराज ना हो। स्वर के रुआंसेपन में कमरे का घुप अंधेरा भी जैसे घुल गया था। रोशनी कुछ समझ ही न पा रही थी कि इन परिस्थितियों में वह क्या करे। वह एकटक सामने बैठी चंद्रकला को देखती रही। इतने घने अंधेरे में दरवाजे की झिर्री से निकलती मामूली सी रोशनी में भी चंद्रकला का गौरवर्ण मुख पूर्णिमा के पूरे चांद सा चमक रहा था। हाँ, उस पर उपजे भावों को पढ़ना अवश्य कठिन होता। उस समय उस कमरे में रोशनी की जगह यदि कोई और होता।
जाने किस बात पर सूर्यदेव कुपित हो उठते हैं मई जून के महीने में। या कोई घाव है उनका जो रिस रिस कर इन दिनों उन्हें ज्यादा ही तकलीफ देता है कि उनसे हजारों करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर बहती हुई शीतल हवा भी उनकी इस तपन से लू बन जाती है। जाने उनके दर्द में कौन उनका साथ देता होगा इन कठिन दिनों में। खैर, कुदरत की बात है, कुदरत जाने। वैज्ञानिक दृष्टि से भी भले ही इसका कुछ भी कारण हो, पर उन दोनों सखियों की इस बात पर कई कई बार लंबी बहस चलती थी। एक कहती, रात प्रिय ने पास न लगाया होगा, सो कुपित है। दूसरी कहती, नहीं रे, ये दुख तो कुछ और ही है। उनके इस रौद्र रूप का इस लोकवासी जब भी सामना कर रहे होते, उस दौरान इन दोनों सखियों का एकमात्र ठिकाना चंद्रकला के घर का कच्ची मिट्टी व कड़ियों फूस से बना बिना एक खिड़की रोशनदान वाला बड़ा सा यही कमरा हुआ करता था, जिससे बाहर की आग बरसती तपिश जरा सी ठंडक से जुड़कर दोनों को बेरोक टोक अपने मन की अद्भुत रहस्य रोमांच से भरी बातें कहने का अवसर देती थी। पर आज बात दूसरी थी। रोशनी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इस बात को वह कैसे स्वीकार करे कि एक लड़की का बलात्कार हो और वह इस घटना से घृणा कर दुखी होने के बजाय प्रसन्न हो। चंद्रकला उम्र में उससे 4 साल बड़ी थी, पर उन दोनों में उम्र का फासला महत्वहीन था। किशोर वय से जवानी की ओर कदम बढ़ाती रोशनी पल प्रतिपल होते शारीरिक मानसिक परिवर्तनों को जब भी महसूस करती, वह चंद्रकला की ओर चली आती। इस उम्र के हर अनसुलझे रहस्य को वह चंद्रकला के समक्ष रखकर उनका मतलब जानना चाहती और उसकी उम्र से संबंधित हर समस्या का निराकरण चंद्रकला बड़े धैर्य से उसकी बात सुनकर कर देती। वह अपने अनुभवों का खजाना उसके सामने खोल खोल रखती जाती, जब तक कि उसकी हर जिज्ञासा का उत्तर उसे न मिल जाता। खूब पढ़े लिखे परिवार की पढ़ी लिखी बेटी थी रोशनी। पैसों में हो न हो, पर रुतबे में उसका परिवार उस गांव में सबसे ऊपर था। कम मिलनसार स्वभाव वाली रोशनी की केवल एक ही सखी थी, चंद्रकला, जो बिल्कुल निर्धन किसान परिवार की बेटी थी। 3 भाइयों की एक बहन, उससे 1.5 साल बड़ा उसका एक भाई प्रहलाद रोशनी के घर में उसके भाइयों की देखभाल व खान पान का ख्याल रखता था। रोशनी के भाई राजनीति में थे, इसलिए कह लें कि भाई साहबों की खिदमत में लगा रहता था, ताकि उनकी साख और उनका हाथ अपने ऊपर होने की वजह से वे सुरक्षा महसूस कर सकें। बड़ा भला था प्रहलाद। घर के गेहूं पिसवाने से लेकर हर आए गए की आवभगत करने का काम भी बखूबी कर लिया करता था। समय समय पर उसी को घर बुलाने आती उसकी बहन चंद्रकला कब उसके मन गुन की सुनने वाली उसकी प्यारी सखी बन बैठी, रोशनी को पता भी नहीं चला। रोशनी के घर में औरतें शतरंज और ताश खेलती, तो चंद्रकला कंचे, पांव टेकन, गिट्टियां खेलती। ऐसे अद्भुत खेल रोशनी को खूब भाते और उसका जब भी पढ़ाई से मन उबता, वह चंद्रकला के पास ऐसे ही मजेदार खेल खेलने पहुंच जाती। जहां पर चंद्रकला के मोहल्ले की और भी कई छोटी बड़ी लड़कियां होती, पर रोशनी केवल चंद्रकला से ही खुली हुई थी। बावजूद इसके वह सब के संग खेल लिया करती। चंद्रकला निपट गंवार और वह 12वीं करती छात्रा, दोनों में कोई मेल नहीं था, पर मन और प्रेम कब कोई भेद मानते हैं। जिससे प्रेम हुआ, मन उसी का हो गया। फिर न कोई ऊंच न नीच, न जात न पात। चंद्रकला से मेल जोल पर रोशनी के घर वालों को कोई खास ऐतराज तो न था, पर उसके चंद्रकला के घर पर बार बार या जल्दी जल्दी जाने पर जरूर असहमति की स्थिति बनती थी। पर रोशनी इस बात पर 1-2 बार तो कान धरती, पर फिर अपने पुराने ढर्रे पर ही आ जाती। किशोर उम्र हर व्यक्ति के जीवन का बहुत खास दौर हुआ करता है। इस दौर के हर किशोर किशोरी में इतनी जिज्ञासाएं होती हैं कि जिनका कोई अंत ही नहीं। ये किशोरी भी जिज्ञासाओं से भरी। कोई एक लड़का भी पलटकर हंस देता तो मन में होती गुदगुदी तक चंद्रकला को बता आती। स्कूल में आने वाले नए टीचर की स्मार्टनेस का वह जब तक बखान करती, तब तक कि चंद्रकला उससे इस बात पर बार बार चुहल ना करने लगती। सपनों के राजकुमार के बारे में बतियाती तो न जाने क्यों चंद्रकला इस बात पर चुप लगा जाती। उसकी आंखों में तैरते वीरानेपन को रोशनी कभी समझ नहीं पाई। कई बार के दबाव के बाद भी चंद्रकला ने उसे अभी तक नहीं बताया था कि उसे कैसा पति चाहिए था। इस बात को कई बार कुरेदती थी वह जब भी इस बात पर उसे अपनी कसम देने वाली होती, तभी चंद्रकला अपना नन्हा सा हाथ उसके मुख पर रख देती। ना बहन, कसम मत दे, किसी दिन मैं तुझे खुद बता दूंगी, पर अभी कुछ मत पूछ।
इस बात पर उसकी आंखों में आंखें डालती रोशनी पक्का कहकर वादा लेती तो चंद्रकला नम आंखों से मुस्कुरा देती, पर इस बात के जिक्र के बाद वह ना तो कोई खेल खेलती और ना ही किसी लड़के लड़की की प्रेम कहानी बताती जो इन दिनों गांव में चल रही होती। मन में होती धुक धुक पर रोशनी फिर बोली, चंद्रकला। चंद्रकला जैसे कहीं खोई हुई थी। अजब मुस्कान से लबरेज उसके सामान्य से थोड़ा मोटे होंठ बहुत ही सुंदर लग रहे थे। वह इत्मीनान से चारपाई पर पसर गई। तू भी लेट जा, मुझे तो नींद सी आ रही है, आलस सा भर गया है देह में। रोशनी आश्चर्य से उसके कार्यकलाप देखती रही। स्वयं कुछ बताने को उत्साह से बुलाकर लाई, पर इस बात पर न कोई सोच न विचार, जैसे बात कुछ खास न हो। हद है। जबकि सब कुछ सुनकर रोशनी का चैन जाता रहा था। काफी देर असमंजस में रही वह। सूझता तो सोचती कुछ, सोचती तो कुछ निष्कर्ष निकलता तो बताती। घुप अंधेरे की ठंडक में भी जैसे वह किसी आग से जल उठी थी। उसने झंझोड़ कर चंद्रकला को उठाना चाहा, पर चंद्रकला तब तक गहरी नींद में डूब चुकी थी। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि वह उसके घर आए और चंद्रकला उसका अनादर कर ऐसे पांव पसार कर सो जाए। वह तो खुद उसके आने की सदा प्रतीक्षा किया करती थी। उसकी दोस्ती पर वह सदैव गर्व से भरी रहती थी। जहाँ रोशनी अपनी नई पुरानी श्रृंगार की चीजें अक्सर उसे भेंट करती रहती थी, वहीं चंद्रकला कभी उसे कच्ची अमियाँ खिलाकर उसका रहस्य बताती तो कभी खट्टी इमली में नमक मिर्च मिलाकर शरीर के विकास का रोमांचक नुस्खा बताती, और वह आश्चर्य से भरकर उसके हर नुस्खे का उपभोग करती जाती। सी कर खट्टी इमली या खट्टी अमिया में मिली मिर्च खाकर जब दोनों एक दूसरे के पीछे दौड़ लगाती तो पुराना पलंग अपने दाएं बाएं उन मस्तानियों को दौड़ते देखकर भयभीत रहता कि उनकी मस्ती से वह अब टूटा और अब गया। बाहर औसारे में अपने पुराने बदबूदार घाघरे और कमीज में लिपटी उसकी 80 किलो की माँ पसीने से लथपथ भिन भिनाती मक्खियों पर खींच उतारती हुई जब चिल्लाती तो दोनों ही दम साध चुप पलंग पर एक दूसरे पर गिर कर जाने कितनी देर तक खींची करती हुई एक दूसरे को चुप होने का इशारा करती हुई अपने मुंह में अपना अपना दुपट्टा ठूसे जाती। पर आज रोशनी को ये बात बहुत नागवार गुजरी। वह धीरे से उठी और कमरे के कपाट खोलकर चुपके से निकल आई चंद्रकला के घर से। आज उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ढलती दोपहरी में जब भी वह घर के लिए निकलती तो सदा चंद्रकला साथ होती थी उसके। जाने क्यों उसे उजाड़ दोपहरी में भी गांव की सुनसान गलियों से गुजरते डर नहीं लगता था। तभी तो वह उसे सकुशल उसके घर पहुंचाकर अकेली ही अपने घर भी चली आया करती थी। कई बार पूछा भी उसने, चंद्रू, तू जो मुझे घर छोड़ने को चल देती है, तुझे अकेले उधर से लौटते हुए डर नहीं लगता? किसी ने तुझे रास्ते में रोक लिया तो? किसी ने तेरे साथ गंदी हरकत कर दी तो? वह जोर से हंसते हुए लापरवाही से उससे कहती, नहीं बहन, मुझे डर नहीं लगता। डर जैसा कुछ होता तो डरती ना। तब वह उसकी बात को समझ असमझ से परे रखकर बस उसकी हंसी में उसका साथ देते हुए कहती, चल ठीक है, काश मैं भी तेरे जैसी होती ना। उसे रोकते हुए वह उसके होंठों पर हाथ रख देती, ऐसा मत कह बहन, अपने जैसी मैं एक ही ठीक हूँ। चल तू ही शेरनी बन ले। वह अपने होंठों पर से उसके हाथ हटाते हुए उसे आगे चलने का इशारा करती। दोपहर से शाम और रात से सुबह रोशनी इसी उधेड़बुन में रही कि इस समस्या में वह क्या करे। कभी सोचती माँ से बात करे, कभी सोचती भाभी से बात करे, पर सोच सोच कर संकोच में रही कि यदि भाभी या माँ को ये बात पता चली तो चंद्रकला का तो पता नहीं क्या हो, पर उसे करारी फटकार जरूर ही पड़ने वाली थी। पढ़ने लिखने की उम्र में लड़कियों लड़कों के संबंध की बातें। उसके घर में तो वैसे ही हर छोटे बड़े का लिहाज रखते हुए हर संबंध, हर रिश्ते की अपनी मर्यादा का मान करने रखने की पूरी सख्त हिदायत दी जाती थी, और ये बात तो बहुत ही छिछोरी मानी जाती परिवार में। उफ, क्या करे क्या नहीं। सखी थी इसलिए छुपाव जरूरी था। उसे चंद्रकला के लिए बहुत बुरा लग रहा था। आज के उसके प्रति चंद्रकला के व्यवहार से उसे शोभ तो था, पर उससे ज्यादा चिंता उसी को लेकर थी। उस बेवकूफ के साथ बलात्कार हुआ और उसे इस पर अफसोस तो दूर की बात, तनिक लज्जा भी नहीं स्वयं पर। कोई और लड़की होती तो रो रो हलकान हो जाती, अब तक दोषियों को सजा देने की बात करती, पर यहाँ तो कोई खेद ही नहीं किसी भी प्रकार का। कहती है ना मैंने बुलाए और ना मैंने कोई विरोध किया। बातें तो देखो,
ऐसी करती है कि किसी को बिना बताए पता भी ना चले कि ये पढ़ी लिखी नहीं है। कमाल है, कैसी लड़की है ये, जिसे अपने मान अपमान की जरा भी चिंता नहीं। उसने सुना तो था कि दलितों हरिजनों की लड़कियों स्त्रियों की कोई इज्जत नहीं होती, पर मानती ना थी। मानने का सवाल भी नहीं उठता था, क्योंकि वह घटना उसे अभी तक जस की तस याद थी, जब उन्हीं के गांव के हरिजन हरदई काकी ने एक बड़े रईस खां साहब के मुंह पर जूतियां ही जूतियां बजाई थी, भरी अदालत में, मात्र उन्हें बुरी नीयत से छू भर लेने पर। स्वयं उसके बाबूजी ने यह मुकदमा लड़ा था उस खां साहब के खिलाफ। लड़कियों में हिम्मत होनी चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति धर्म की हों। अपना मान यदि वे स्वयं नहीं करेंगी तो कोई उनका मान सम्मान क्यों करेगा। इस विचारधारा की रोशनी को बहादुर चंद्रा का यह बर्ताव बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। इससे भी ज्यादा अफसोस इस बात पर था कि देश की रक्षा के लिए तैनात किए गए ये रक्षक अपने ही देश की लड़कियों के लिए भक्षक कैसे बन गए। बात गहरी थी, समझ से परे, उम्र कम सिन। उसके गांव की सीमा पर एक बड़ी नदी बहती थी, जिसके किनारे पर 1 वर्ष पूर्व ही अपने देश की थल सेना की किसी बटालियन ने अपने अभ्यास परीक्षण हेतु कैंप लगाए हुए थे। गर्मियों में इन दिनों हर ओर जंगल में फौजी ही फौजी दिखा करते थे। चंद्रकला ने उसे कई बार बताया था कि बहन, आजकल नहर किनारे फौजी आए हुए हैं, इसलिए खेतों में अकेले जाते अब घबराती हैं लड़कियां। किताबों में फौजियों की बहादुरी और जिंदा दिली के किस्सों को बहुत बार पढ़ा था उसने, और इसी कारण उनके प्रति उसके मन में सम्मान का अथाह सागर भरा हुआ था। इसी से लबरेज वह कई बार कह उठती, तो क्या हुआ, बल्कि बढ़िया है, बियाबान सुनसान जंगल में अब हादसे नहीं होंगे या न के बराबर होंगे, क्योंकि हमारे बहादुर फौजी, हमारे रक्षक वहां पर अपना डेरा जो जमाए हुए हैं। बहन, तू न समझेगी, पढ़ी लिखी है ना। चंद्रकला उसकी बात को हवा में उड़ाते हुए कहती तो वह असमंजस से उसकी ओर घूरती रह जाती। वह समझ ना पाती कि पढ़ी लिखी होने का मतलब इन निपट गंवार अनपढ़ों की नज़रों में कई चीज़ों में बेवकूफ़ होना क्यों है। आज समझ आ गई उसकी बात उसे। किताबों को पढ़ लिख कर सच को सीखने से ज्यादा जिंदगी से सीखे में अधिक सच्चाई है। फौजियों द्वारा बलात्कार उसके लिए किसी मानसिक आघात से कम न था। सैनिकों की बहादुरी की कहानियों को पढ़ते हुए उनके प्रति असीम फख्र, गर्व से मन में उनके प्रति सम्मान से उपजती तरंग के बहाव से अभिभूत होते उसका रोम रोम फड़कने लगता था। साहस और दिलेरी के उस क्षण में वह भी अपने आप को एक सैनिक, एक फौजी समझने लगती। उस वीर रस में डूबकर, जोश से भरकर वह सोचती कि पढ़ लिख कर वह भी सेना में जाएगी। पर आज जो उसने सुना, उसका मन धिक्कारने लगा ऐसे फौजियों को। अगर फौज के रहते हर लड़की, हर स्त्री अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे तो धिक्कार है ऐसी फौज पर। उसके गांव की लड़कियां गवाह हैं, जो अपने खेतों में जाते, जंगलों में जाते फौजियों के नाम से ही घबराने लगी थी। पर ये बेटियां हैं ना, लड़कियां हैं, नहीं बता पाती अपने पिता को न भाई को कि जिन्हें बहादुर सैनिक समझकर आज तुम इनका मान सम्मान करते अपने घर दूध मट्ठा पिलाने ले आए हो और इन्हें चारपाई पर बैठाकर खुद नीचे बैठकर इतना मान दे रहे हो, दरअसल ये बहादुर नहीं, तुम्हारे मान के लायक भी नहीं। उफ, कैसी विडंबना है। पुरुष हर हालत में वहशी है, चाहे वह बेरोजगार हो या कोई फौजी। स्त्री के लिए सभी के मन में एक ही चीज बसती है और वह है हवस। अकेली और मजबूर स्त्री देखी नहीं कि बस इनमें छुपा भेड़िया बाहर निकल आता है इनका शिकार करने के लिए। छी, अब न यकीन करेगी वह इन किताबों में लिखी बातों पर, जब तक सच्चाई को स्वयं न परख लेगी। सारी रात जद्दोजहद में ही निकल गई। स्कूल जाने का मन ना हुआ, ना गई। रोजाना जाने की कोई पाबंदी तो उस पर थी नहीं, बल्कि गांव में रहकर यही बेहतर था कि रोज स्कूल कॉलेज जाने की बजाय घर पर बैठकर ही पढ़ाई की जाए। उठते ही सुबह सबसे पहले उसने मन में यह निश्चय किया कि आज वह चंद्रकला के घर नहीं जाएगी। उसे उसके उस व्यवहार पर बहुत क्षोभ था। बावजूद वह सारी रात केवल उसके लिए ही सोचती रही थी। 1 दिन, 2 दिन, कई दिन गुजर गए। उसका मन बार बार चंद्रकला की ओर जाने को करता, पर वह हर बार यह सोचकर मन महसूस कर रह जाती कि उसे आना चाहिए था, उसे मनाने के लिए। उसका भरी दोपहरी में अकेले चले आना इस बात का सबूत था कि वह चंद्रकला के उस बर्ताव से बहुत दुखी ही नहीं, क्रोधित भी थी। पर दोनों ओर का मौन किसे कितना डस रहा था, दोनों में से कोई नहीं जानती थी। रोशनी,
और रोशनी, देख तेरी सहेली आई है चंद्रकला। माँ ने औरतों की बैठक में से आवाज़ लगाई। वह अंदर अपने कमरे में बैठी किताबों को उलटते पलटते छोड़ बैठक में दौड़ी आई। चंद्रकला! वह खुशी से फूली न समाई। दौड़कर वह उसके गले लग जाती यदि वह माँ को वहां बैठा ना पाती। वह माँ की इस रोक से पूरी तरह वाकिफ थी कि चंद्रकला से थोड़ा दूर से ही बात किया कर। इतनी साफ सफाई कहाँ रखते हैं ये लोग। बाद इसके उनके इस सुझाव को उसने कभी नहीं माना था। कुछ एक अपवाद छोड़ दें तो बाकी लड़कियां भी चंद्रकला की तरह ही साफ सुथरी रहती थीं। बेशक उनके पास साफ सफाई के साधन कम थे। चल घर चल, आज घर पर कोई नहीं है। माँ मामा के घर गई है प्रहलाद भैया के लिए लड़की देखने। उसे अपने कमरे की ओर खींचते हुए उसके हाथ को थाम कर चंद्रकला बोली थी। रोशनी ने माँ से जल्दी आने का वादा किया तो उसकी मनोहार पर माँ ने कुछ हिदायतों संग उसे जाने की आज्ञा दे दी थी। सहारे रास्ते बतियाते चुहलबाजी करते कब चंद्रकला के उस बड़े से भयावह इकलौते कमरे में पहुंच गई रोशनी, उसे पता भी नहीं चला। उसके दोनों छोटे भाई औसारे में पड़ी टूटी सी खटिया पर पड़े सो रहे थे। अपने घर में जरूरत की हर सुख सुविधा के होते हुए भी जाने कैसा सा सुकून था जो रोशनी को चंद्रकला के घर के नाम पर बने इस इकलौते कमरे में मिलता था। कितनी ठंडक रहती थी वहां, न मच्छर न मक्खियों की भिन भिन। या इसके अलावा भी कुछ था और वहां जो बताने और समझने से जरा परे था। चंद्रकला की दादी की एकमात्र निशानी वह बड़ा पलंग उन दोनों की दोस्ती का चश्मदीद गवाह था। चश्मदीद इसलिए कि उसमें बुनाई के दौरान छोड़ी गई जगहें रोशनी को उसकी सैकड़ों आंखें लगती थी। तू इतने दिनों से क्यों नहीं आई और अब क्यों चली आई? क्या तुझे पता नहीं था कि मैं तुझसे नाराज थी? रोशनी ने झूठ मूठ रूठने का सा मुंह बनाया। चंद्रकला खिलखिलाकर हंस पड़ी। बहन, तू ही कितना आई ये देखने कि मैं जिंदा भी हूं कि मर गई? चुप कर। उसकी इस बदशुकनी जबान पर लगाम कसने हेतु रोशनी उसे हड़का बैठी। थोड़ी ही देर में चंद्रकला मुद्दे पर आ गई। तो उस दिन पूछ रही थी ना कि तेरे साथ इतना कुछ हो गया और तुझे जरा भी लाज नहीं आ रही? तो सुन, ये जो मेरी कमर पर उभरा कुबड़ है ना, सब इसी की करामात है। आज मैं तुझे बताती हूँ कि भरी दोपहरी में सुनसान गलियों खेतों जंगल में अकेले जाने की अपनी साहस भरी कथा। साहसी शेरनी बहादुर जाने क्या क्या कहती रहती है ना तू। तो सुन बहन, जब मैं 11 साल की थी तो कमला भाभी ने ईर्ष्यावश आंगन में मिट्टी लेपने के वास्ते पीली मिट्टी से भरा मेरा तसला मेरी गुहार पर कि मेरे सिर पर रखवा दो, मेरे सिर पर इतनी जोर से पटका कि मेरी गर्दन अंदर को ठुक सी गई। इसी कारण बाद के वर्षों में मेरे शरीर का विकास तो न हुआ, अलबत्ता एक कुबड़ मेरी पीठ पर जरूर निकल आया, जिस वजह से किसी भी शारीरिक परिवर्तन का अनुभव मुझे नहीं हुआ। इसी कुबड़ के कारण मेरा मात्र 4.5 फुट का शरीर सभी के लिए महत्वहीन हो गया था। कोई नजर भर भी न देखता था मुझे, और जो देखता उपहास से भरी हेय दृष्टि के साथ। कुबड़ी कुबड़ी कहकर लोगों का मुंह नहीं थकता था। मेरे मन पर होते आघातों का किसी को एहसास तक न होता। आगे से भी सपाट शरीर इसी एक शब्द के साथ सब लड़कों की नजरों में और भी हीन हो गया। किसी की भी प्रेम भरी एक नजर को तरसती मैं तुम्हें साहसी शेरनी और बहादुर दिखती रही। माँ बाबा शुरू शुरू में मेरे उभरते कुबड़ को देखकर दुखी रहते थे, पर जैसे जैसे समय गुजरा अपनी उम्र की लड़कियों से इतर, जब मेरा अंधेरे सुनसान वीरान खेत जंगल में जाने का लड़की होने का भय मामा के दिमाग से निकल गया, तो उन्होंने जैसे संतोष की एक सांस ली। एक लंबी श्वास भरकर उसने अपनी बात जारी रखी। जहाँ लड़कियां जाने से हिचकिचाती हैं ना, वहाँ पर बिना मेरे किसी भय के चले जाना सभी को सुकून देता था। इस तरह मैं एक इंसान एक लड़की होने की बजाय बस एक मशीन होकर रह गई। लड़ते थकते हैं, लड़कियां थकती हैं, पर कुबड़ी नहीं, वह तो दोनों से अलग है ना। उसकी आंखें अब नम होने लगी थी, उसके साथ रोशनी की भी। अपनी उम्र की लड़कियों को जब भी किसी लड़के या अपने भावी पति के सपने सजाते देखती सुनती तो मेरे हिय में उठती मूक क्रंदन की हुक किसी को समझ न आती। शादी के लिए मेजपोश काटते, थैला काटते, बीजना बनाते, जर्सी स्वेटर बुनते, जब भी मैंने उन लड़कियों से उनके हृदय में मचलते वेगों पर कुछ कहना सुनना चाहा, उनकी ओर से मिलती झिड़कियां मेरी आत्मा को कितना कितना तड़पा जाती रही हैं। तुझे क्या बताऊं मैं।
रोशनी हतप्रभ अचरज से भरी हुई चंद्रकला के मुख पर उभरते भावों को सुनती, पढ़ती, देखती जाती रही। उसके शब्दों से पिघला हुआ बहता दर्द उसके कानों में भाप सी पैदा कर रहा था। मन मस्तिष्क सुन्न था। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उसकी सखी, उसकी सहेली इतना दर्द दबाए थी अपने भीतर, इतनी वेदना से गुजरती रही आज तक। उसके कुबड़े होने से तो उसे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा था। यह उतना ही सत्य था जितनी उनकी दोस्ती। पर आज लगा कि वह कुबड़ मात्र मांस मज्जा से भरा उसके शरीर का कोई अवांछित, अनपेक्षित भाग ही नहीं था, अपितु चंद्रकला के सभी टूटे सपनों का बोझ, सभी की झिड़कियों से मिले अपमान व अपने को औरत जात ही नहीं वरन इंसान होने से भी नकार दिए जाने से उत्पन्न उसके दर्द का भंडार था। ओह, तो किसी मर्द का उसे औरत की श्रेणी में लाना ही उसके आनंद का अतिरेक था। चाहे यह स्थिति कैसे भी उत्पन्न क्यों न हुई हो, वजह ज्यादा महत्व न रखती थी। यहाँ उसका इंसान होना, स्त्री होना ही उसके लिए ज्यादा मायने रखता था। इतनी तो कमी नहीं तुम में कि कोई मर्द, खैर मुझे इतना पता है, यदि तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो अपने अपमान पर वह इस तरह खुश नहीं होती। तुम तो भली भांति जानती हो कि तुम एक लड़की हो, भले चाहे फिर दुनिया माने या ना माने। मन में उमड़ते घुमड़ते विचारों के बाद भी उसने अपने मन में उठे इस प्रश्न को ज्यों का त्यों चंद्रकला के सामने रख दिया। तू न समझेगी, पढ़ी लिखी है ना। चंद्रकला ने अपनी वही पुरानी बात दोहराई तो रोशनी एकदम से तमतमा उठी। तू रहने दे, पढ़ी लिखी होने का मतलब बेवकूफ़ नहीं होता, समझी तू? और चाहे तू कुछ कह ले, मैं तेरी इस बात से सहमत नहीं। तेरे इस व्यवहार पर आपत्ति है मुझे। नहीं है ना सहमत? मत हो। पर सुन, जिस दिन मेरे साथ ये हुआ ना, उस दिन से मेरे दिल का दर्द मिट गया कि मैं एक लड़की, एक औरत नहीं, मैं हूं। थोड़ी देर ठहरकर लंबी सी सांस खींचते हुए, अपने फेफड़ों को ताजी हवा से पूर्ण करते हुए वह आंखों में चमक लिए फिर से बोली थी, जानती है उस दिन के बाद मेरे महीने शुरू हो गए हैं, जो आज 20 साल के होने के बाद भी शुरू नहीं हुए थे। मेरे मन की पीड़ा तुझे कैसे समझ आएगी भला? तू तो सुंदर है ना, दूसरी लड़कियों की तरह माहवारी व सामान्य जिस्म की मालकिन। तू क्या समझेगी मेरा दर्द? जब 17 साल की होने तक भी मेरे महीने शुरू नहीं हुए तो कोई मुझे बांझ कहता, कोई हिजड़ा या हिजड़ी। माँ बाप के जिगर का दर्द ना बांट सकी भले ही, पर जानती तो थी मैं। वे बहरे तो ना थे कि अपनी जाई के बारे में अनाप शनाप सुनकर उनके कलेजे से टीस ना उठती होगी। सारे दिन माँ को पगलाए घूमते देखना, कभी इस पर झल्लाती, कभी उस पर चिल्लाती। ऐसी माँ नहीं थी रोशनी, मेरी माँ ऐसी नहीं थी। मेरे दुख ने उसे ऐसा कर दिया। चूल्हे पर रोटी बनाते जब भी सेकती, लगता आग के लिए लकड़ी कम लगाती है, कलेजे के दर्द को ज्यादा झोंकती है चूल्हे में। रोटी कच्ची पक्की रह जाती, जाने क्या जलाने की कोशिश में अक्सर अपना हाथ जला बैठती, बहुत निपुण होने पर भी। चमक वाली आंखों में अब आंसू भरे थे। माहवारी, तो क्या तुझे पहले महीना नहीं होता था? रोशनी आश्चर्य से भर उठी। पर तूने तो मेरी पहली माहवारी पर कपड़े लेने का सलीका और उससे उत्पन्न पेट दर्द से राहत के कई घरेलू नुस्खे मुझे बताए थे। उसके सवाल पर चंद्रकला दर्द से भरकर कटाक्ष हंसी हंसने लगी। सब सुनी सुनाई बातें थीं जो मैं तुझे बता देती थी। हैं? मैं तो यही समझती थी कि तुझे भी। बाकी बचे वाक्य रोशनी के गले के तंतुओं में फंस गए थे। चंद्रकला रोती रही, रोशनी उसके आंसू पहुंचती रही। एक चुप्पी, एक मौन, भीतर कुछ चटकता रहा, सिमटता रहा, बिखरता रहा। किसने कितना समेटा अपने आप को, ये तो वक्त को मालूम। अंदर उमड़ते इस विचार पर रोशनी कई क्षणों तक आवेश से भरी रही, बहुत देर तक। आजकल तो इतने हवशी हैं, न छोटी बच्ची देखते हैं न बूढ़ी स्त्री। ऐसे में तुम उन फौजियों के व्यवहार से कैसे सोच सकती हो कि तुम्हें एक स्त्री समझकर ही उन्होंने ये सब किया? ये भी तो हो सकता है कि तुम बस उनके हवस मिटाने का एक जरिया थी। कहना चाहा पर कह ना सकी। उसका भरम नहीं तोड़ना चाहती थी वह। उसके साथ कुछ अच्छा होने की दशा में भी वह इस तरह के हादसे को सही नहीं ठहरा सकती थी। तुम्हारे साथ बुरा होने के साथ साथ कुछ भ्रमों का अंत हो गया बेशक, पर यदि यहाँ कोई और लड़की होती तो उसका वर्तमान और भविष्य सब खराब हो चुका होता। कैसे उबरती वह इस हादसे से? खैर, मासूम दिलों के बंधन भी मासूम ही होते हैं। चंद्रू, चल छोड़, जाने दे, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसे। पर आगे कभी अपने साथ ऐसा मत होने देना।
रोशनी उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, अब ऐसा कभी नहीं होगा, अब बात और है। प्रत्युत्तर में चंद्रकला उसके समर्थन में सिर हिलाते अपने आंसू पोंछते हुए बोली। एक निश्वास और दोनों के मध्य पसरे मौन ने वातावरण कुछ बोझिल सा कर दिया। रोशनी चंद्रकला का दर्द समझती थी, पर इतना दुख, इतनी तकलीफ, इतनी वेदना, उफ, इसका तो भान भी नहीं था उसे। वह तो किसी के द्वारा उसे कुबड़ी कहे जाने पर भी अपने चौड़े दांतों को दिखाते हुए उसके सवाल का जवाब हंस कर देती थी, बल्कि वह ही उसे कुबड़ी कहने वाले पर खार खाती थी। न किसी से कोई गिला, न कोई शिकवा, कितना कुछ दबाए बैठी थी चंद्रकला अपने भीतर। आस निराश सी वह काफी देर तक शून्य में ताकती रही। उदास और बोझिल समय में मौन से भला कुछ नहीं होता। उसके कहने पर चंद्रकला उसे घर तक छोड़ आई। सब कुछ भूलने में समय लगता है, ये समय का दर्द है जो समय के साथ ही भरेगा, जानती थी रोशनी। चंद्रकला भी इससे अनजान न थी, बल्कि वक्त ने उसे समय से पहले ही परिपक्व बना दिया था। समय का निर्बाध गति से चलना जारी था। उसके आने की खबर सुनते ही दौड़ी आई चंद्रकला को देखकर रोशनी खुशी से चिल्लाई थी, चंद्रकला तू! रोशनी चंद्रकला से कोई 6 महीने बाद मिली थी। मौसेरी बहन की शादी में मेरठ गई तो अब लौटी। गर्मियों की छुट्टियां भी थी जो मौसी के यहाँ बिताना चाहती थी, पर मौसी की आंख के ऑपरेशन के बाद उनकी देखभाल के कारण उसे और ज्यादा दिनों तक वहां रुकना पड़ा था। दोनों एक दूसरे के गले लग एक दूसरे को एक देखकर मुस्कुराती रही थी। चंद्रकला को कितनी खुशी मिली ये तो वही जाने, पर चंद्रकला को देखकर रोशनी चहक चहक जाती रही। उस घटना को घटे लगभग 8 माह हो गए थे। चंद्रकला के सीने के उभार ने उसे इतना सुंदर सलोना रूप प्रदान किया था कि वह एक सामान्य सुंदर युवती ही लग रही थी। उसका कुबड़ न जाने कहाँ छुप गया था। उसने एक आंख दबाकर इशारे से उसकी माहवारी के बारे में जानना चाहा तो वह भी प्रसन्नता भरी आंखों को मटका मटका कर ही हाँ के इशारे करके हंसती रही। रोशनी को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि इस दौरान चंद्रकला इतनी सुंदर हो गई होगी। दूसरे दिन चंद्रकला नियत समय पर उसे लेने पहुंच गई। वह उसी का इंतजार कर रही थी। माँ से आज्ञा लेकर वह चंद्रकला के घर पहुंच गई। उसके लिए मेरठ से लाई उसकी भेंट उसे सौंपते हुए बोली रोशनी, ये तो कमाल हो गया चंद्रू, तू तो बहुत सुंदर हो गई। अपने उभारों पर चुनरी डालते हुए चंद्रकला खिलखिलाकर हंस पड़ी। जल तरंग बज उठा कहीं, यूं लगा मटमैले से अंधेरे में कहीं चांद निकल आया हो। चंद्र की 16 कलाएं चंद्रकला के उजले मुखड़े पर सुशोभित थीं। तुझे पता है रोशनी, मेरे माँ बाबा अब मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। चाची के मायके में है कोई। बचपन में पोलियो के कारण थोड़ा सा पैर कमजोर है उसका, पर चलने फिरने हर काम में वैसे बिल्कुल ठीक है। और वैसे तो देखने से किसी को पता भी नहीं चलता है। बताया तो पता चला हमें भी। उन्हें मैं पसंद हूँ। चंद्रकला ने उमक कर उसे बताया तो वह खुशी के मारे जैसे रो ही पड़ी। सच? चंद्रकला ने भरी आंखों से हाँ में गर्दन हिलाई। मैंने तो कभी ऐसे सपने भी नहीं देखे थे बहन। सपने देखने जैसे हौसले ईश्वर ने दिए ही ना थे। पर अब आवाज भर्राई उसकी, पर आंखें चमक उठी। चंद्रकला ने उससे उसका कुशल क्षेम तक न लिया था, बस अपनी ही धुन में थी। पर रोशनी को इस बात का आज कोई मलाल न था। वह तो बस उसे चहकते हुए देखती रही। उसे सब भला लग रहा था। वह उसे देखकर वाकई हैरान थी। कुदरत भी अजीब है, कब क्या दे कब क्या ले कुछ पता नहीं। उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब उसने बताया कि कुछ कद भी बड़ा है मेरा। हैं? मुंह फटा रह गया उसका। लगी तो थी चंद्रकला कुछ बड़ी सी, पर सचमुच ही कद बड़ा है सुनकर वह एकदम से चौंक सी उठी थी। ये कैसे हो सकता है? वह मन ही मन बुदबुदा उठी। जरूर हार्मोन्स की कमी या गड़बड़ी के कारण ही इसका शारीरिक विकास रुक गया होगा और अब अपने आप ही हार्मोन्स ठीक हो गए होंगे, वरना ऐसे कैसे? वह काफी देर तक मानसिक उलझन में फंसी रही। उफ, ये किताबें भी ना जाने क्या क्या ठूस देती हैं दिमाग में। वह जानती थी किताबों में सब कुछ अनुभव के आधार पर ही लिखा जाए, ये जरूरी तो नहीं। समय गुजरता रहा, उनकी दोस्ती गहरी और गहरी होती रही। वह 12वीं से बीए के दूसरे साल में पहुंच गई। सुनहरी जवानी के दिन सुनहरे थे और सुनहरी चीज मनमोहक। आज चंद्रकला की शादी थी। अच्छे घर के सुंदर सभ्य लड़के के साथ उसकी शादी उसके बाबा ने अपनी हैसियत अनुसार खूब धूमधाम से की थी।
सुर्ख जोड़े में सजी वह अपनी विदाई पर उससे लिपट लिपट कर रोती जा रही थी। रोशनी ने जी भरकर अपनी सखी को उसके भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं और बधाइयां दी। बिछोह का दुख घना था, पर हल्का करते हुए रोशनी बोली थी, चंद्रू जा तू, अब जा। तू यही तो चाहती थी ना कि ससुराल हो, सास ससुर पति बच्चे सब हों, तो अब अपनी बहन अपनी सहेली से लिपट कर क्यों रो रही है? जा खुश रहे। उसने उसके गम को हल्का करने की कोशिश में उसे परे धकेलते हुए कहा तो चंद्रकला उससे और लिपट कर रो पड़ी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।